खाली क्वेश्चन अपने पास रखना, बाकी आंसर तो हम बोलेंगे या अगर मालूम है तो बोल दोगे। सोच के दुनिया से भी बाहर निकलिएगा, कितना होता है ख्यालों में खो जाते हैं, तो सबसे बाहर निकलिए और यहाँ आइए, पे रहो। पहला क्वेश्चन क्या है देखो फिजिक्स में, वैद्युतिकी क्या होता है। वैद्युतिकी कह सकते हैं कि विज्ञान क्या, डायरेक्ट बोलो कि पहले तो मुंह पर से हाथ हटा, मुंह पर से हाथ हटा, गाल पर से हाथ हटा, ठीक है। तुम नॉर्मल इंसान की तरह रहो, ऐसे नहीं कि वो सब कुछ नहीं करना है, नॉर्मली इंसान की तरह रहिए। अगर ऐसा से बोलते हो कि आधा तुम्हारे मुंह में ही रह जाता है निकलने के बाद। वैद्युतिकी क्या है? भौतिकी की वैसे शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। आगे आ जाओ। भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे वैद्युतिकी कहते हैं। अरे ये अजीब तरीक़ा से बैठता है, उसको निकालो वहाँ से। वो अजीब तरीके से बैठता है, मतलब निकल दो वहाँ से, निकालो उसको निकालो। उसको आगे बैठा, अगला वाला बेंच पे बैठा, उसको आगे की बेंच पे बैठा। वो यहाँ झुकेगा तो गिरेगा, अगला बेंच पे तो आ गया, यहाँ निकालो उसको। वो अजीब तरीके से बैठता है, जैसे लग रहा है जैसे झुक रहा है। इधर आओ तो। हाँ, शुरू करते हैं। विज्ञान भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। खाली सुनना है, टेंशन नहीं लो, लिखल रहेगा तो हम पीछे भेज देंगे, ठीक है। सुनो आराम से। भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे वैद्युतिकी कहते हैं। और उसके बाद है कि वैद्युतिकी, अच्छा चलो भाई आवेश ही पढ़ लेते हैं। आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को आवेश कहते हैं। आवेश दो तरह के होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। अगर किसी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन, ध्यान से हर एक सब समझावल है, अभी तो मात्र 5 मिनट 10 मिनट में रिवीजन हम करेंगे। किसी भी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गया और प्रोटॉन की संख्या कम तो नहीं होगा, प्रोटॉन तो जितना रहता है उतनी रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर किसी तरह से ज़्यादा हो गया, किससे? प्रोटॉन की, तो कहेंगे कि वैसा वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से, तभी ना ठीक है। अगर नहीं ठीक लगे तो बोलना, इसे पूछना, ठीक है। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो तो बोलेंगे कि वह वस्तु ऋण आवेशित है, या बोलेंगे उस पर ऋण। और अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम और प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा तो बोलेंगे धन आवेश। ऋण आवेश तब बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, ऋण आवेश तब बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन, धन आवेश तब बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेश तब बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, और धन आवेश तब बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन। सच्चाई तो है कि प्रोटॉन ना तो घटता है और ना ही, मतलब प्रोटॉन जिसके पास जितना है उतने हैं, लेकिन ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा आ गया तो ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो, और अगर इलेक्ट्रॉन निकल के चल गया तो ऐसे बोलते हैं कि अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाए तब, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो जाए तब। समझ गए? आगे फिर वैद्युतिकी को दो शाखा में, पहला नंबर अस्थिर वैद्युत और वैद्युतिकी क्या है तो कह सकते हैं भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों का अध्ययन करते हैं। वैद्युतिकी किसे कहते हैं? तो फिजिक्स की या भौतिकी की भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत अगर अस्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे तो अस्थिर वैद्युतिकी, और गतिशील आवेशों का अध्ययन करेंगे तो विद्युत धारा। अस्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे तो अस्थिर वैद्युतिकी, और गतिशील आवेशों का अध्ययन करेंगे तो विद्युत धारा। मैथ के दिन उधर बैठते थे, आज पीछे आ तो और सामने रहना है। ऐसे तो कहीं भी बैठो कोई दिक्कत नहीं, वहीं बैठ जाओ, बैठो। अस्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे तो अस्थिर वैद्युतिकी, और गतिशील आवेशों का अध्ययन करेंगे तो आगे फिर बोलिए। विद्युत धारा के, विद्युत धारा क्या हो तो सब पढ़ावल है,
पूरा डिटेल से समझावल है। अगर छोड़ो अब विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पता। किसी भी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब, किसी भी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब, किसी भी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब, यानी बोलो ने कि जब आवेश प्रवाहित होता है तब, आवेश, तो आवेश के प्रवाहित होने से उसमें आपस में टक्कर होता है जिसके कारण वह चालक तार, इसे ही विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। आगे बोलो। कूलम्ब का नियम क्या है? जरिए, दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला स्थिर विद्युत बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होगा और उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम मानो। थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला अस्थिर विद्युत बल आवेश के परिमाण के गुणनफल का, पढ़ावल सब है तो बार बार हम लिखेंगे नहीं, अभी 10 मिनट खाली रिवीजन के तौर पे है। और उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अजीब से बोलता है, सब चुप रहेगा अवंती में पाती। चलो आगे आती क्या है, अगला बोलो। विद्युत धारा, अच्छा विद्युत धारा की तीव्रता क्या है? तो ऐसे तो कह सकते हैं कि देखो, आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन आवेश के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं और आवेश के सतत प्रवाह की दर मैंने भी समझा है कि जब हम टाइम से भागा दे देंगे तो समझ जाना विद्युत धारा की तीव्रता हो गया। मतलब कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में किसी चालक तार से जितना आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकेंड में किसी, हाँ जितना, 1 कूलम नहीं बोलेंगे, 1 सेकेंड में किसी चालक तार से जितना कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। आगे 1 एम्पीयर, हाँ ये भले ही है कि अगर किसी चालक तार में से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है, अगर किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर कहलाता है। अगर किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित होने विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर कहलाता है। मतलब कीवर्ड्स है 1 सेकेंड और 1 कूलम्ब। 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो? 1 कूलम्ब। चालक तार है, उससे 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब के आवेश प्रवाहित हुआ तो 1 एम्पीयर। आगे बोलो। यह एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम विद्युत धारा को मापने का काम करते हैं। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे विद्युत धारा को मापा जाता है। आगे विद्युतीय क्षेत्र, तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वैसा क्षेत्र जहाँ तक विद्युतीय बल को महसूस किया जा सकता है। किसी आवेश के चारों ओर जहाँ तक विद्युतीय बल को महसूस किया जा सकता है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युतीय बल को महसूस किया जा सकता है उस क्षेत्र को हम लोग विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। फिर से एक बार बोल देते हैं, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युतीय बल को महसूस किया जा सकता है उस क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र कहते। विद्युतीय क्षेत्र के बाद विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं होगा। यह एक ऐसी, हाँ थोड़ा सा हम दूसरी तरह से बोल रहे थे। हम बोल रहे थे कि चलो वैसे बोलते हैं, किसी आवेश के चारों ओर वैसी काल्पनिक रेखाएं, किसी आवेश के चारों ओर वैसी काल्पनिक रेखाएं जो अब आगे नहीं पता नहीं क्या लिखा है। हाँ ये भी ठीक है, 2 चीज़ बतलाता है, तीव्रता के साथ साथ 2 चीज़ बतलाता है। हम नहीं लिखाए होंगे,
किसी भी आवेश के चारों ओर वैसी काल्पनिक रेखाएं, किसी भी आवेश के चारों ओर वैसी काल्पनिक रेखाएं, किसी भी आवेश के चारों ओर वैसी काल्पनिक रेखाएं जो उस आवेश के विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को बतलाता और साथ ही साथ विद्युतीय बल की दिशा को भी बतलाता है किसी भी बिंदु पे। बाकी 12th में डिटेल से पढ़ेंगे। आगे बढ़ो। क्या चीज? विद्युतीय, ये सब समझावल है। अगर समझाने गए तो फिर 1 घंटा लगेगा। ये सब समझाने में आधा घंटा हम लगाए थे कि किसी आवेश को लाना है और कितना लाना है, 1 कूलम। और अगर ध्यान से देखोगे तो 1 कूलम वो भी प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो प्लस वाले को बोलते हैं धन, प्लस वाले को बोलते हैं धन, प्लस वाला को बोलते हैं धन, प्लस वाले को बोलते हैं धन, प्लस वाले को बोलते हैं धन। एक को बोलते हैं इकाई, इकाई को बोलते हैं एक को बोलते हैं इकाई। अरे मतलब मिला जुला के अगर इकाई बोल रहे हैं मतलब 1, धन बोल रहे हैं मतलब प्लस। अरे तो डायरेक्ट बोलिए ने कि इकाई धन, रुको, इकाई धन, उसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि प्लस 1 कूलम। धन मने प्लस, धन मने प्लस, इकाई मतलब 1। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्लस 1 कूलम को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही उस बिंदु का विद्युतीय विभव होता है। कुछ नहीं पता चल रहा है तभी तो आगे बैठा है। कम से कम सुनेगा ध्यान से, ऐसे पीछे तो सूझ जाता, कम से कम आगे नहीं सूतेगा। खैर कोई बात नहीं, सुनते सुनते याद हो जाएगा। प्लस 1 कूलम आवेश को कहाँ से लाना है? अनंत से। प्लस 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही उस बिंदु का विद्युतीय। बोर्ड पे कुछ नहीं लिखे, पूरा एकदम सादा। अरे सब चीज़ ऑलरेडी समझावल है, ये तो रिवीजन के तौर पे 10-15 मिनट जो भी लगे। इसको ऐसे भी कह सकते थे कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही उस बिंदु का विद्युतीय विभव कहते। अरे अगर जल्दीबाजी बोले तो अलग बात हो गया कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युतीय विभव कहते। समझ में आया तो नेता? चलिए जय हो। फिर से दोबारा बोल देते हैं। इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही उस बिंदु का विद्युतीय विभव कहते हैं। तो डब्बा गुल हो गया ये सब के। ये क्या हो गया? हे प्रभु, हे हरिराम, ये बैठ के क्या हो गया? बैठल क्या हो गया? आज पता नहीं चल रहा है कहाँ बैठा दिए हमको। विभव के साथ साथ विभवांतर तुरंत होगा, तुरते विभवांतर होगा। जहाँ विभव वहीं पे, तो ऐसे तो सिंपल डेफिनेशन है कि 2 विभवों के अंतर को बिना डिब्बा के ढक्कन। ये डेफिनेशन आधा अधूरा है या तो कहो कि गलत है। 2 विभवों के अंतर को ठीक है बोल सकते हैं, लेकिन अगर इतना ही बोले के शौक है तो इस तरह से बोलिए कि एक बिंदु ये 2 बिंदुओं के विभवों के अंतर को डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलने चाले तो हम भी बोल देते हैं कि 2 विभवों के अंतर को, लेकिन बोलना चाहिए कि 2 बिंदुओं के विभवों के अंतर को। और जब हम समझाए होंगे तक नहीं बोले होंगे कि दोनों के दोनों बिंदु कहाँ, दोनों के दोनों बिंदु कहाँ स्थित होगा। तो उस वक्त बोले थे कि जब इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो विभव वाला में क्या था कि इकाई धन आवेश को अनंत से लाना था। और इसमें क्या रहता है कि इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से विद्युतीय क्षेत्र के दूसरे बिंदु तक, और वही विद्युतीय क्षेत्र दूसरा ना है, पता चले एक विद्युतीय क्षेत्र से दूसरा लेके जा रहे हैं। मतलब जिस चार्ज के कारण, सब समझावल है कि चार्ज के कारण आसपास में से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो किसी भी इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही किए गए कार्य की मात्रा को उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। उन दोनों बिंदुओं के बीच का मतलब इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यानी खत्म, हो गया। एक और है 1 वोल्ट। फिर से एक बार बोलते हैं, इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ा, वो किए गए कार्य की मात्रा को ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। आगे बढ़िए। 1 वोल्ट। ऐसे तो विभव बराबर अगर याद होगा तो बता दे कि W बटा Q, W बटा विभव के फॉर्मूला W बटा अभी भी बता दे कि विभव अदिश राशि है। विभव, आवेश भी, विद्युत धारा भी। अभी तक जो तीन गो टर्म मिला, आवेश अदिश राशि, विद्युत धारा अदिश राशि और विभव भी। आवेश के SI मात्रक कूलम, आवेश के SI मात्रक कूलम, विद्युत धारा के SI मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा के SI मात्रक कुछ पता नहीं चल रहा। अब विभव के SI मात्रक वोल्ट, वोल्ट माने विभव, एम्पियर माने विद्युत धारा और कूलम्ब माने आवेश। विद्युत धारा के SI मात्रक एम्पियर, आवेश के SI मात्रक कूलम, अब विभव के SI मात्रक पीछे से एगो है, उसको आगे आइए, आगे आइए। भानु प्रताप सिंह, आगे आइए। सूर्यवंशम के बाद दोबारा तो मिलवे नहीं किया हमसे। भानु प्रताप बाबूजी ने था रे, क्या है बाबूजी? अब बेटवा का नाम क्या था? भोला, तो हीरा। हीरा कहाँ है रे? हाँ, यहाँ सामने बैठेगा, जरा ध्यान रहेगा। कोई जरूरी नहीं, हम नहीं पूछेंगे, डरो नहीं। हम सिर्फ बोलेंगे तो सुनाई देगा और ध्यान से सुनेगा। विद्युत धारा के SI मात्रक यहाँ रहता था, इसने कर भोर भाई नन लाला। अब हम चले पाठशाला। विद्युत धारा के SI मात्रक एम्पियर, आवेश के SI मात्रक वोल्ट, आवेश के SI मात्रक कूलम, अब विभव के SI मात्रक। आगे बढ़ जाइए। वोल्ट के बाद 1 वोल्ट। अच्छा, 1 वोल्ट तो बतेबे नहीं किए। जब इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल का कार्य करना पड़े, फिर से अगर इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, तब उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट। किसको फिर से? इकाई धनावेश को। देखो, अरे छोड़ो ने, जिसको नहीं याद है, कम से कम उस दिन वाला क्लास जो ध्यान से देखा होगा ना, कम से कम एजा सुना होगा और दोबारा कम से कम वीडियो 2x पे भी देखा होगा। उसको आज पूरा बतिया समझ में आ जाएगा। पूरा सब एकदम एक वैसा ही होगा। केमिस्ट्री पढ़ा है ना, तकरीबन लगता है 30-38 वीडियो है, शायद 38 वीडियो है, 48 वीडियो है। हम पक्का प्रॉमिस करते हैं, एक वीडियो में पूरा के धर के हमने झमार देंगे, एक वीडियो में धर के रगड़ देंगे। एक वीडियो बनाएंगे, बात तो रिकॉर्डिंग के सामने बोल रहे हैं। एक क्लास में एकदम शुरू से केमिस्ट्री शुरू करेंगे, 1 अंतिम तक धर के ससार देंगे हमें, एक क्लास में हम। लेकिन टाइम लगेगा, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना लगे, लेकिन उस समझ में किसको आएगा? फिर उसी को आएगा जेकर पूरा बढ़ल रहेगा। ठीक है, पूरा के पूरा केमिस्ट्री एक लाइन में हम धर के रगड़ ले, पार बेड़ा पार, खत्म कहानी। फिर वैसे ही अगर धर लेंगे फिजिक्स में भी एगो बनाएंगे, एक ऐसा वीडियो बनाएंगे कि पूरा फिजिक्स एक के वीडियो में धर के खत्म। अब आज तो रिकॉर्डिंग के सामने दिखा भी देना कि आप वीडियो में हम बोले थे, खत्म नहीं किए। मास्टर पागल है, ऐसा थोड़ा है। अब खत्म कर देंगे, सही बता रहे हैं। तो उस दिन उसी को समझ में आएगा जब हम खत्म करेंगे। कभी भी हम वीडियो बनाएंगे तो उस दिन उसी को समझ में आएगा। शुरू से अंत तक पढ़ल है,
वो एक तरह से वन शॉट किसके लिए होता है? वन शॉट महामैराथन बड़ी सब कहते रहता है, तो वन शॉट उसके लिए है जो पहले से पूरा डिटेल से, क्रैश कोर्स उसके लिए है जो पहले से पूरा पढ़ ले आराम से क्रैश कोर्स। अब आप पूरा पढ़े भी नहीं किया क्रैश कोर्स, फिर वैसे ही पूरा पढ़े भी नहीं किया वन शॉट, ये क्या होता है वन शॉट? अब तुम लोग भी वन शॉट देखना बंद करो। वन शॉट उसके लिए होता है जो पूरा डिटेल से पहले से पढ़ लिया, वन शॉट में आया पूरा पढ़ के निकल गया। खैर मुद्दे पर रहते हैं, हम भटकते नहीं हैं। 1 वोल्ट हो गया। ऐसी 1 वोल्ट को एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं कि अगर इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उस किए गए कार्य की मात्रा को उन दोनों बिंदुओं के बीच के अंतर 1 वोल्ट कहलाता है। जो भी बोलो 1 वोल्ट। आगे अच्छा, 2 गो आवेश होता है, उस दिन पढ़ाए होंगे। एक बड़ा आवेश होता है, जो बड़ा ऐसे तो विद्युतीय क्षेत्र दोनों बनाता है, बड़का आवेश भी और, लेकिन जो अपेक्षाकृत बड़ा आवेश होता है उसको बोलते हैं स्रोत आवेश, और जो अपेक्षाकृत छोटा होता है उसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। मतलब 2 चार्ज लिए, एगो 4 कूलम्ब है, एगो 2 कूलम्ब है, तो 4 कूलम्ब वाला हो गया सोर्स और 2 कूलम्ब वाला हो गया परीक्षण। अगर 4 कूलम्ब के बजाय जब बगले में आ जाए 16 कूलम्ब तो ये हो गया सोर्स और ये हो गया परीक्षण। मतलब वो कंपेयर करे पड़ता है कि जो चार्ज बड़ा है वो सोर्स और जो चार्ज छोटा है वो परीक्षण। मतलब स्रोत और परीक्षण, इंग्लिश में तो बोलते हैं सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। अगला बोलो। यह एक ऐसा यंत्र होता है या एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम विद्युतीय विभव को मापने का, वोल्ट मीटर का काम है विभव मापना। विभव मापने वाला यंत्र, विभव मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर। विभव मापने वाला यंत्र, अरे 3-4 बार बोलो कि विभव को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या होता है? वोल्ट मीटर से विभव मापते हैं। वोल्ट मीटर से तो ए मीटर से क्या करते होंगे? विद्युत धारा पे। ए मीटर से 12th में जाओगे उस वक्त पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्कोप, वहाँ क्या करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप को? तो वहाँ से फिर आवेश को नापते हैं। फिलहाल वहाँ पे रह जाते हैं, वो जब पढ़िएगा 2 साल बाद। अभी क्या है उसके बाद बोलो। विद्युत धारा के, अच्छा विद्युत धारा के प्रकार ऐसे तो 3-4 तरह के, देश धारा, प्रत्यावर्ती धारा, पता नहीं परिवर्ती धारा, जो भी है व्हाटएवर, तुमको 2 ही को पढ़ना है। एगो देश धारा, ऐसे रियली में हम 12th में 4 को पढ़ाते हैं, लेकिन आपको 4 को नहीं पढ़ना, आप 2 ही को बोलिएगा, डीसी और एगो देश धारा और एगो प्रत्यावर्ती धारा। मतलब डायरेक्ट बोलो ना कि देश धारा को इंग्लिश में कहते हैं डीसी 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 डीसी, डायरेक्ट करंट डायरेक्ट करंट डायरेक्ट करंट। आईएसी एसी एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के हिंदी प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिंग करंट के हिंदी, जैसे प्रत्यावर्ती धारा भूल जाओगे लेकिन एसी दिमाग से नहीं निकलेगा, एसी याद रहेगा। डीसी, अरे अनपढ़ आदमी भी एसी डीसी डीसी एसी एसी डीसी बोलते रहता है। एसी डीसी में क्या है? तो डीसी, देखो हम उस लेवल के तो आपको नहीं पढ़ा सकते हैं जैसे हम 12th में पढ़ाते हैं, लेकिन इतना तो पढ़ा सकते हैं जितना आपको ज़रूरी है एग्ज़ाम में। साइंटिस्ट बनना है तो तू आओ ना 12th में, और उसके बाद भी कहीं और जाओ, बीएससी पढ़ो, एमएससी पढ़ो, लेकिन 10th में आपको यही पूछेगा कि दिश धारा किसे कहते हैं, तो बोलना कि अगर आवेश हमेशा एक ही दिशा में गमन करता है तो इस प्रकार से बनने वाले या इस प्रकार के विद्युत धारा को दिश धारा कहते हैं। अरे धारा का मतलब होता है आवेश का गमन करना, आवेश का प्रवाह, आवेश का चलना, आवेश का दौड़ना है। जो बोलो मतलब आवेश गमन कर रहा, आवेश। तो आवेश जब मूव करता है तभी बोलते हैं विद्युत धारा। तो अगर आवेश एक ही डायरेक्शन में मूव करे, एक ही दिशा में गमन करे, एक ही डायरेक्शन में चले, जब आवेश एक ही दिशा में गमन करता है तो इस प्रकार के धारा को डायरेक्ट हो गया, एकदम आ रहा है एकदम डायरेक्ट हो गया, रुकिए न रहा, डायरेक्ट हो गया, तो ये हो गया डायरेक्ट करंट। एक होता है कि आवेश आगे गया और फिर आगे, फिर आगे, फिर इसमें ऑसिलेशन होता है, मतलब दोलन होता है। ये दोलन प्यारे नियन, दोलन आगे पीछे आगे पीछे, इसी में ही होता है। चार्ज आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ऐसा सन जैसे मान लो कि एक तार में 1 करोड़ चार्ज खड़ा है, अब पीछे वाले को धक्का लगा, सब धन 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 सब गिरते गया। फिर जो अगला है
वो फिर से पलट के धक्का मारा, सब पीछे दन 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 गिरते गया, फिर ऐसे गिरते, मतलब ऐसे ऐसे होते रहता है, यानी मूव करते रहता है। अगर सीधे जाते रहता तो डायरेक्ट, लेकिन ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे, तो डायरेक्ट नहीं। कौन से करंट है? प्रत्यावर्ती धारा। हिंदी में प्रत्यावर्ती, इंग्लिश में अल्टरनेटिंग, शॉर्ट फॉर्म में एसी। एसी और डीसी, एसी में समझ गया, डीसी में समझ गया, डीसी क्या? ऐसे तो नहीं है समझा, पूरा समझने के लिए आप इंतज़ार कीजिए 12th में, वहाँ डीसी और एसी पूरा डिटेल में हम पढ़ाएंगे। यहाँ सिर्फ इतने समझना है कि हाँ भाई, चालक तार में जो चार्ज होता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, तो डीसी और एसी में एक डायरेक्शन में गया। हाँ, जितने समय के लिए आवेश एक दिशा में गमन करता है उतने ही समय के लिए आवेश ठीक उसके विपरीत दिशा में गमन करता है। इस प्रकार के विद्युत धारा को आगे बताइए। अचालक ये सब बहुत हल्का चीज़ है। वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से गमन करता है, और ज़्यादा अच्छा बोले तो वैसा पदार्थ जिससे आवेश आसानी से गमन कर सकते हैं, जिससे होकर आवेश आसानी से गमन करता है उसे बोलते हैं चालक। तो अचालक किसे बोलते हैं? वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेश गमन करता ही नहीं है, वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेश गमन, उसे अर्धचालक किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेश आसानी से गमन, मतलब गमन करता है लेकिन आसानी से गमन, अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसकी चालकता, चालक और अचालक पदार्थ के, बोलोगे चालकता क्या होता है? बताएंगे। चालकता चालक और अचालक के, उसे बोलते हैं अर्धचालक। फिर उसके बाद होगा अतिचालक। क्या है? तो वैसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध नगण्य होता है। इस सब के सब पहले से पढ़ावल था, आज सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट जितना टाइम लगा हो रिवीजन हुआ। अब हेडिंग डालिए प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। आज जो हम बताएंगे प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, अब शुरू हुआ आज नया चीज, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। तो साइंस बोर्ड पे बहुत कुछ लिख दो, उससे कोई फ़ायदा नहीं, समझने की चीज़ है, और हम सब चीज़ समझा दिए हैं। अभी तो खाली एक तरह से लिखने और बोलने के लिए रिवीजन कर दिए कि आप कैसे बोलिएगा, कैसे लिखिएगा। रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। अब जाकर बैठ सकता है, जाओ, अब लिखना है तुमको। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध आधा घंटा लग गया ना, तो वही तो काम है वही करना, किसी तरह से सामने वाला की नींद तोड़ दो। अब टूट गया था, बैठो, वो नींद आ रहा था हमारा। प्रतिरोध पहले समझाइए देते हैं, फिर बाद में लिखा देंगे, ठीक है। प्रतिरोध मतलब मान लेते हैं कि चालक तार है, ऐसे सीधा कि टेढ़ भी रह सकता है, और इसमें पहले से ही इस चालक तार में 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 पहले से ही कोई तो है, कोई तो है। कौन है? चालक तार थोड़ा और मोटा कर देते हैं, ठीक है। इस चालक तार में पहले से, इतना मोटा होता नहीं, हम दिखा रहे हैं खाली, कितना मोटा मान लेते हैं माइक्रोस्कोप से। इस चालक तार में पहले से ही ये गोटी है, गोटी 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 गोटी। ये गोटी क्या है? अरे ये गोटी नहीं रहा, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं कि चालक तार में पहले से ही है। और ज़्यादा अच्छा शब्द कि इलेक्ट्रॉन मत बोलो, बोलो फ्री इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा से आवेश आसानी से प्रवाहित, चालक तार में से आवेश प्रवाहित हो जाता है, उसका कारण ये क्या होता है, नहीं होता है, धीरे 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 जब बड़ा हो जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ोगे, 10th पास करो, 12th में जाओ, 11th के बाद तब समझाएंगे। क्योंकि 12th में भी तुमको नहीं मालूम है, लेकिन जो 12th पढ़ता है उससे पूछना कि 12th में भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, और 1-2 महीना नहीं पढ़ना है, वहाँ 6 महीना खाली इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, उससे भी ज़्यादा शायद, लेकिन 6 महीना तो लगभग इलेक्ट्रिसिटी चलेगा ही मिला जुला के, अगर एक एक करके पूरा ध्यान से पढ़ें, डिटेल से पढ़ें तो
उतना चलता ही है आपकी अपेक्षा में। जितना आप पढ़ते हैं ना, अगर आपका फिजिक्स मान लो कि 10 दिन में ख़त्म हुआ तो उसका 6 महीना चलेगा। मतलब मोटा मोटी हम बात बोले ना तो 12th के एक चैप्टर और आपका पूरा के पूरा किताब बराबर है। सच्चाई यही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यूट्यूब के सामने बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा तब भी। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी के कारण यह जो तार है, कौन से तार है, चालक, ये चालक तार बिहेव करता है, मतलब एक ऐसा बिहेवियर इसके पास है कि जिसके कारण आवेश पार हो जाता है। इसी के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही चालक तार से आवेश प्रवाहित होता है। चालक तार से आवेश प्रवाहित होता है, अचालक तार से आवेश प्रवाहित नहीं होता है। इसका क्या कारण है? अचालक में या अचालक पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन, और उससे भी ज़्यादा अगर पढ़ोगे तो फिर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पे हम चले जाएंगे, लेकिन सब बाउंस करेगा तो उन्हीं के। सिंपल कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित या कहो आवेश प्रवाहित होता है, जबकि अचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता है। खैर मुद्दा है रेसिस्टेंस। अब इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन है, और अगर आप बाहर से इसमें चार्ज भेज रहे हैं, चार्ज भेजने का मतलब समझ रहे हैं कि उधर से क्या आता है, प्लस, उधर से देखो प्लस आता नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो सही बता देते हैं। प्लस आता नहीं है, ऑफलाइन में तो जो भी बोले प्लस आता नहीं है, जबकि सच्चाई है कि इलेक्ट्रॉन उसके तरफ, जैसे सोचो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर उधर गया तो एजा इलेक्ट्रॉन के कमी हो गया, और ये अपने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ई हो गया न्यूट्रल, एजा हो गया प्लस, ये अपने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये हो गया न्यूट्रल, एजा हो गया, और ये अपने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये हो गया न्यूट्रल, एजा हो गया। जैसे यहाँ पर इस जगह पे मान लो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन खींचा जाने के वजह से सिर्फ बचा है कौन, प्रोटॉन। अब कितना कहते यही नहीं पता इलेक्ट्रॉन क्या प्रोटॉन क्या, हम सब पढ़ाए हैं। केमिस्ट्री से लेके फिजिक्स तक जो पढ़ा है उसको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन क्या, प्रोटॉन क्या, नाभिक क्या, इलेक्ट्रॉन कन्ने रहता है, इलेक्ट्रॉन किसके चारों तरफ घूमता है, सब बताओ। नाभिक के चारों तरफ अगर दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो टूटेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन टूटता उड़ता, तो अगर किसी को खींचना रहेगा तो उधर जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। अगर गया मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया तो फिर भी इसके पास क्या बच गया, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन मतलब कौन से चार्ज, और वो प्लस, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन इसके पास आ जाएगा कुछ प्लस। आई प्लस वाला बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो बगल वाले से अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन इसके पास आ जाएगा। और वैसे करते करते समझो ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र होते मान लो एजा आ गया। अब बेचारा एजा जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स था उसके पास जितना इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन माने पी से प्रोटॉन और पी से प्लस, पी से प्रोटॉन और पी से प्लस। तो एक समय ऐसा ना आएगा कि इसका भी इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचा गया या कौन सा चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो घट गया, तो हम देखते हैं कि जो प्लस यहाँ था वो धीरे धीरे प्लस यहाँ शिफ्ट हो गया। तो हम कहते हैं कि इसमें कौन से आवेश आ गया, धन आवेश। कौन से आवेश, तो अगर विद्युत धारा गमन करता है तो उसमें कौन से आवेश दौड़ता है, धन आवेश या ऋण आवेश। धन आता धन आवेश है, और आपके अंदर से जाता क्या है, दौड़ता तो दोनों है। ध्यान से अगर सोचोगे तो दौड़ता दोनों है, धन आवेश भी और। लेकिन जब आपके पास इलेक्ट्रॉन था तो आप क्या बोल रहे थे, चिल्ला के कौची बोल रहे थे, हमारा माइनस है, ऐसे बोल रहे थे नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन घट जाने की वजह से आप बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ प्लस है। तो इलेक्ट्रॉन तो गया, लेकिन उसके जाने से आपके ऊपर कौन सा चार्ज आया, और उसके पहले आपके पास कौन से चार्ज था। अरे उसके पहले कोनो चार्ज नहीं था, उसके पहले जितना इलेक्ट्रॉन था उतने ही। तो हमारे ऊपर नेट चार्ज परिणामी आवेश
परिणामी आवेश नेट चार्ज, क्योंकि चालक तार में पहले जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही, तो शुरुआत में चालक तार में परिणामी आवेश कितना होता है, क्योंकि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही शुरुआती में परिणामी आवेश चालक तार पे कितना होता है, क्योंकि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही। लेकिन जैसे ही किसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, या बोलो कि कोई तार जोड़ दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मत पूछना, नहीं तो फिर हम ही भटक जाएंगे। एक तो प्रतिरोध से कहाँ हम पहुँच चुके हैं, ये सब थोड़ा ज़्यादा जानने की वजह से हो गया। आपसे 10th में आपको जितना पढ़ाना उससे जरिए कभी कभी ज़्यादा भोग देते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि 12th में पढ़ाते हैं तो 10th में कभी कभी गलती से निकल जाता है। जैसे ये वाला चीज़ कैसे चार्ज जाता है सर, यही आपके दिमाग में ख्याल आएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उधर इधर 2 प्लेट्स अप्लाई करते हैं, उधर लिखते हैं पॉजिटिव प्लेट, इधर लिखते हैं, मतलब लिखते नहीं है, उधर लगा देते हैं को पॉजिटिव प्लेट, इधर लगा देते हैं को। अब पॉजिटिव प्लेट कहाँ से आता होगा सर, तो वैसे तो जितना पूछिएगा उतना हम बता देंगे, लेकिन आप भटक जाइएगा। पॉजिटिव प्लेट आता है रब करने से, बड़ी ज़्यादा रब करेंगे तो किसी में से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, किसी में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो हमको पता चल जाता है पॉजिटिव। कैसे पता चलता होगा सर, फिर इलेक्ट्रोस्कोप लाते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप में आपको कैसे पता चल, फिर इलेक्ट्रोस्कोप में गोल्ड, इलेक्ट्रोस्कोप में फिर मतलब जितना पूछोगे उतना हम तक तो बता देंगे, लेकिन आप भटक जाइएगा। तो मिला जुला के कहानी खत्म है। एक लाइन में याद रखो कि हम इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर आता कौन है, धन आवेश आता है। करने से आता है, कैसे आता है, तो बिना पूछ ले हम तुमको 12th में बताएंगे। तो जितना सोच रहा है ना उससे 10 गुना ज़्यादा हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी धन आवेश है। मतलब इसमें से कौन गया दौड़ दौड़ के उन्हें, इलेक्ट्रॉन। हाँ ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन दौड़ता है ना, इस तरह जब इलेक्ट्रॉन दौड़ता है तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो मात्र एक ही गो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। अगर उधर से 1 गो प्लस आ रहा है तो इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा कै गो, 1 गो। अगर 2 गो प्लस आ रहा है तो इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा कै गो, उन्हीं से 3 गो जाएगा कै गो। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सभी एक के बार में दौड़ जाएगा, दौड़ता कोई एक ही गो है, दौड़ता कोई एक ही गो है, या 2 गो या 4 गो या 5 गो या 20 गो या 25 गो, या बोलो जितना उधर से धन आवेश आ रहा उतना इधर से इलेक्ट्रॉन जाने के लिए या ऋण आवेश जाने के लिए तैयार है। और उसके दौड़ने के फेरा में उससे पहले जब आप फील्ड नहीं अप्लाई किए थे तो उससे भी पहले, ध्यान देना, उससे भी पहले इलेक्ट्रॉन अपने आप जैसे तैसे घूम कर रहा था एकदम जैसे तैसे। मतलब उदाहरण के तौर पे वैसे ही ये 2 दिन बाद आप मेला लगेगा, 3 दिन बाद मेला लगेगा। आज 7वीं ने है, 9वीं कल ही से, 9वीं के रात में दुर्गा पूजा में, अब 9वीं के रात में गए और ऊपर से गिर गया कौन, हाँ बाघ। तो सोचो कि वैसन का में जे भगदड़ मचेगा, कैसन मचेगा भगदड़। ऊपर से अरे दुर्गा पूजा है, ऊपर से आ गया उनका सवारी, खुद वही आ गए और ऊपर से नीचे एक गिर गया उनका सवारी। अब अगर वैसन में सोचो कि लोग कैसे भागेंगे, पूरा मतलब ऐसा भागेंगे ना, वैसे नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन भागता है। कोई सीधे उधे नहीं, कोई डायरेक्शन कोई फॉलो नहीं करेगा, जिसको जन्ने रास्ता मिला, नली तो कूद नली में, नाला तो कूद नाला में, जन्ने जगह मिला 2-4 गो अगर उनका सवारी कूद गया ऊपर से, तो जिधर जगह मिले भागो। वही जो वेलोसिटी होता है ना, वैसने वेलोसिटी होता है क्या। हालांकि थर्मल का मतलब हो गया हीट, थर्मल का मतलब हो गया हीट के कारण, थोड़ा बहुत तो गर्मी होगा, हीट के कारण इलेक्ट्रॉन के पास एक वेलोसिटी होता है, उसी को बोलते हैं। ऐसे थर्मल का कोई मतलब नहीं समझे कि ऐसे 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 ऐसे, इसको तो बोलते हैं रैंडम वेलोसिटी। इसको क्या बोलेंगे, अगर वेलोसिटी में जाएगा तो ये रैंडम वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का नाम है रैंडम। लेकिन जिसके वजह से हुआ वह हीट, और हीट के कारण हुआ इसलिए इसको बोलते हैं थर्मल। और थर्मल वेलोसिटी के कारण इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे अनियमित रास्ते पे दौड़ते रहता है, पूरा के पूरा अनियमित रास्ते पर एकदम जैसे तैसे दौड़ रहा है। जैसे अभी समझा है कि भीड़ में, मेला में सब जने तरह भाग रहा है। अब मान लेते हैं कि इधर एगो आदमी है और उधर एगो कोई बी आदमी है। अब बी ए को बुला रहा है और ए को बी से मिलना बहुत जरूरी है, कठिन है, जरूरी है।
ये जान दे के भी उससे मिल लेगा, क्योंकि अगर जान जहान सब उधर भी है, कुछ भी हो जाए हम जान का दे दे लेकिन उससे मिलेंगे ज़रूर। अब बेचारा मिले के फेरा में दौड़ना शुरू किया तो सोचे कर हालत की होगा। उतना भीड़ में अगर ए बी से मिलने जा रहा तो दिमाग लगाओ कि ए की हालत क्या होगा। थुराएगा, पिटाएगा, हो सकता है एक बार गिरे और मुँह का थुरा भी जाए। अरे क्योंकि वो शंका में तो सब जैसे तैसे जा रहा। ए जो है ये किसके तरफ जा रहा, बी के तरफ। हम तो बी से मिले बिना नहीं रहेंगे क्योंकि हम ए हैं। अब मिलेंगे किससे? अरे कम टू द पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और उसको ज़रूरत है किसका? पॉजिटिव चार्ज के। इसलिए तो कहते हैं कि नेगेटिव को ज़रूरत है किस चीज़ के? नेगेटिव खुद तलाश में है किसका? है रुक पॉजिटिव। उससे पहले तो ढेरे मनी नेगेटिव अपने आप में दौड़ रहा था। अब सोचे कर हालत कैसन होगा, टकराएगा बार बार। तो हम टकराते हैं तो नाक मुंह बैंड हो जाएगा। मतलब ए बी के फेरा में दौड़ तो गया, अब मिलना भी उसको है। हम तो मिलेंगे, काहे न हमारी जान चल जाए लेकिन मिलेंगे तो ज़रूर। मिले से पहले ही तू इतना थुरा जाता है कि नाक मुँह कान बैंड, सब दौड़ रहा है इन्हें उन्हें। एक बार तो 2-3 बार गिर गया, कोई तो मथुआ पर चढ़ गया, कोई मुड़ियों पर चढ़ गया, मतलब पूरा बैंड हो गया नाक मुँह। फिर भी जाके इससे मिल जैबे करता है, लेकिन उससे पहले ही थोड़ा गया। वही काम इसमें होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही दौड़ना शुरू करता है, अरे दौड़ के वहाँ तो बाद में जाओगे, उससे पहले ही इसमें इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और थर्मल वेलोसिटी से मूव करने के कारण बार बार क्या टकराता है? बार बार टकराने के कारण वो गर्म हो जाता है। बार बार टकराने के कारण, हालांकि जो उधर जा रहा था ना, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। धीरे धीरे खिसकेगा, हम तो उधरे जाएंगे। हम ए है, अब मिलेंगे बी से, मतलब हम जो भी हैं अब मिलेंगे हम बी से। धीरे धीरे खिसकता है तो पढ़ोगे 12th में किसको बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन के पास 2 वेलोसिटी था, सॉरी एगो था। कौन सा वेलोसिटी? थर्मल। पहले से कौन सा वेलोसिटी? लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ तो उस इलेक्ट्रॉन के पास एक और वेलोसिटी आ गया। कौन सा वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? छोड़ो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब सिंपल समझो, ड्रिफ्ट को हटाओ, गोली मारो, छोड़ो ड्रिफ्ट को। मतलब इलेक्ट्रॉन खिसकना शुरू कर दिया क्योंकि उसको उससे मिलना है और ये फेरा में बेचारा टकराया। अब जैसे ही उधर जा रहा था सीधे आराम से तो बहुत टक्कर हुआ। टक्कर होने के कारण गर्म हुआ और यही गर्मी के कारण चालक तार गर्म होता है। बोलते हैं कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। चलो उष्मीय प्रभाव तो इनडायरेक्टली सोचिए कि बेचारा के क्या हुआ, तो बोलेंगे कि रास्ता में रुकावट उत्पन्न हुआ। रास्ता में, और यही रुकावट उत्पन्न होता है, उसी रुकावट को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रति। अगर हम चाहते तो डेफिनेशन तो मात्र 1 लाइन में लिखा देते। मतलब जितना देर हम भूखे ना उतना देर में तो ऐसा कम से कम 20 गो डेफिनेशन लिखा देते हैं। तो समझा दिए कि प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध एक तरह का रुकावट है। प्रतिरोध एक तरह का रुकावट। देहाती में कहावत है कि जतिये के बैर होता है। जतिये के, हाँ, तो वही यहाँ है। इलेक्ट्रॉन को रोकता कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को रोकता कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को रोकता है। तू अगर कुछ करोगे ना तो सबसे पहले तो तोर घरे वाला रोकेगा, ये कमा नहीं कर, ये गलत है रे, मार दो, जान मार दो, अगर ये सब कहना था। तो अगर कुछ करे चाहोगे, मतलब सबसे हट के सब किसी और डायरेक्शन में घर वाले जा रहे हैं और आप कहिएगा कि हम तो एकदम अलग डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब हम तो एकदम नहीं बोल सकते हैं, मतलब चरम सीमा पे जाएंगे। तो घरे वाला 2-4 लपड़ मार के बैठना चुपचाप, जैसे हमने किए हैं, जैसे हमारा कुल खानदान है वैसी तू चल। मतलब यहाँ पे कुल खानदान कौन से वेलोसिटी से दौड़ रहा था? थर्मल से। और सब बढ़ा के सोचा सब धीरे धीरे जाएंगे। तो शुरुआत में तो सब अपोजिशन करेगा, फिर एक समय के बाद ऐसा आता है ना कि सब के सब, शुरू में भले अपोजिशन होगा, कोई अच्छा काम करता है तो अपोजिशन होता है, गलत काम करता है तब भी अपोजिशन, फिर धीरे धीरे पता चलता है सभ्य इलेक्ट्रॉनों ने चल जाता है। लेकिन फिर भी जाने के दौरान भी इतना मन इलेक्ट्रॉन जब दौड़ेगा, इतना मन इलेक्ट्रॉन जब एक ही डायरेक्शन में खिसकेगा, तो जाहिर सी बात है कि एक रेस में अगर 50 आदमी दौड़े
तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जरूर एक दूसरे से टकराएगा। अरे वही टकराना ही तो कहलाता है प्रतिरोध। लिखो, अब ये तो इतना समझना था, लेकिन लिखोगे क्या? हम बोले लिख दो प्रतिरोध, तो कुछ नहीं लिख पाइएगा आप, नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि हम बहुत कुछ बता दिए। हम तुमको बता दिए विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हम तुमको बता दिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम तुमको बता दिए थर्मल वेलोसिटी, हम तुमको बता दिए इलेक्ट्रिक फील्ड, आए बाएँ ढेरे सारा चीज़ बता दिए। तो आप एक एक चीज़ अगर पूछेंगे तो भले बता दोगे। जैसे ड्रिफ्ट थर्मल वेलोसिटी क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा थर्मल वेलोसिटी क्या होता है। ये लिखावल है पहले से किसी भी तबे नहीं तुम लोग को मालूम है, नहीं मालूम है तो चाहो तो लिख लो कि किसी भी पदार्थ में, अगर मालूम है तो ठीक है, किसी भी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह अनियमित रूप से गति करते रहता है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं थर्मल। और ऐसे तो नाम से ही पता चल रहा है थर्मल मतलब हीट के कारण होता है। अब सोचो कि दिमाग लगाओ कि थर्मल है तो दिमाग लगाइए कि रेसिस्टेंस को गोलीन मारो। उससे पहले बहुत कुछ हम समझा देंगे। तो रेसिस्टेंस तो एक टर्म है जो आए अब 5 सेकंड में बोल के हम निकल जाएंगे। उससे पहले बहुत कुछ पढ़ना है कि थर्मल वेलोसिटी अपने समझना है कि अगर थर्मल वेलोसिटी है मतलब कि अगर हम चालक तार को गर्म करेंगे, दिमाग लगाना है, नहीं तो फिर साइंस काहे पढ़ोगे। मोबाइल तोड़ देते हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, फिर लिखा देते हैं। हम समझाने के लिए आए हैं। अगर थर्मल वेलोसिटी है तो दिमाग लगाओ कि जब चालक तार गर्म होगा तो उसका थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा। अरे नाम में लिखल है थर्मल वेलोसिटी, नामे में है थर्मल वेलोसिटी। अब अगर नाम में ही है थर्मल वेलोसिटी मतलब थर्मल का मतलब हीट, नाम में ही है थर्मल। थर्मल माने यानी वेलोसिटी उत्पन्न ही हुआ किस वजह से, ये वेलोसिटी उसके पास अबे किया किस कारण से, हीट के कारण से, ताप के कारण से, थर्मल के कारण से। यानी अगर आप हीट दीजिएगा तो उसका वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी जितना ज़्यादा बढ़ेगा इसको उधर जाने में उतने ही दिक्कत होगा, उतने ही उसको। शायद नहीं समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझे कि नहीं? नहीं समझे? खैर कोई बात नहीं, लिखो नहीं तो खाली समझते रहेंगे, लिखा नहीं पाएंगे। जिसको थर्मल नहीं मालूम है 1-2 पॉइंट लिख लो, फिर प्रतिरोध पे आते हैं। थर्मल अगर नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, बोल देते हैं। मालूम है तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक लाइन के लिए बोल देते हैं कि चालक तार में इलेक्ट्रॉन, देखो उतना हिंदी तो नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा सा माफ़ करना, बाइलिंगुअल बोलेंगे। चालक तार में इलेक्ट्रॉन हीट के कारण, हीट माने ताप के कारण अनियमित रूप से गति करते रहता है, ताप के कारण अनियमित रूप से गति करते रहता है। इलेक्ट्रॉन के इसी वेग को तापीय वेग कहते हैं। इंग्लिश में अगर बोले तो हो गया। अब आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका भी अभी हम नाम लिए ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट भी लिख लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखो, जब चालक तार के सिरों के बीच, जब चालक तार के दोनों सिरों के बीच, ऐसे ज़रूरत है ना, हम खुद बोल रहे हैं लेकिन फिर भी लिख लीजिए, जिक्र हुआ है तो लिख लो। जब चालक तार के दोनों सिरों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, सॉरी, जब चालक तार के दोनों सिरों के बीच विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जब चालक तार के दोनों सिरों के बीच विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, फिर से बोलते हैं, जब चालक तार के सिरों के बीच विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो चालक तार में उपस्थित मुक्त धनावेशित प्लेट की तरफ, या बोलो कि धन आवेश की तरफ, धनावेशित प्लेट या धन आवेश की तरफ, धनावेशित प्लेट या धन आवेश की तरफ
धन आवेशित प्लेट या धन आवेश की तरफ खिसकना शुरू कर देता है, खिसकना शुरू कर देता है, धनावेश प्लेट की तरफ खिसकना शुरू कर देता है या धन आवेशित प्लेट की तरफ खिसकना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रॉन के इसी वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हिंदी कंफर्म हमको नहीं मालूम है इसलिए ड्रिफ्ट ही लिख लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये 12th के कॉन्सेप्ट है तो डिटेल से 12th में पढ़िएगा। लिखाया किसी से, जो लिख लिए वो बोलो क्या लिखें। ठीक है, जब चालक तार के सिरों के बीच विद्युतीय क्षेत्र को आरोपित किया जाता है तो वह चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आवेशित प्लेट की तरफ खिसकना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रॉन के इसी वेग को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और क्या चीज़ें को एक्स्ट्रा बोले थे, वो भी लगभग हम जब रिवीजन कर रहे थे अभी ना तो बोल दिए थे, तो हो गया। अब आता है प्रतिरोध क्या, इसको लिख लीजिए। अब आता है प्रतिरोध क्या है, लिख लो, लिखो, लिखिए प्रतिरोध, रेसिस्टेंस लिखो। जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, या विद्युत धारा के बजाय छोड़ो आवेश लिख लो। जब चालक तार में आवेश का दौड़ना ही क्या कहलाता है, अगर आवेश उसमें दौड़ रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो रियली है कि आवेश दौड़ता है या विद्युत धारा दौड़ता है, दौड़ता तो आवेश है, और आवेश जब दौड़ता है तो बोलते हैं कि विद्युत धारा है। आवेश जब दौड़ेगा तब बोलेंगे विद्युत। जैसे कि एक पाइप है, अब पाइप में से मान लेते हैं कि ऐसे 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 एगो पानी, दो पानी, तीन पानी, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स जा रहा, तो उसमें दौड़ कौन रहा, पानी के मॉलिक्यूल्स दौड़ रहा है पानी के, और उसको बोलते हैं पानी की धारा, पानी की, अरे जो भी बहे। जैसे कि मान लेते हैं कि ऊपर से को पाइप लगा दिए और एकदम पूरा धार नियन गिर रहा है, ऊपर से बालू हर बालू हर बालू हर हर गिर रहा है, तो बोलेंगे ऊपर से आ कौन रहा है, बालू, और वो बालू के एकदम धारा जैसा आ रहा है, एकदम लगातार बालू ऊपर से कोई डाल रहा है नीचे से। धारा के मतलब कुछ होता ना, धारा के मतलब सीधा सीधी धारा प्रवाह, मतलब एक ऐसा प्रवाह जो कि रुके नहीं, एक ऐसा प्रवाह जो कि रुके। धारा मतलब जुड़ल रहे, करंट जो रुके नहीं। तो जब आवेश लगातार प्रवाहित होते रहे, लगातार दौड़ते रहे, उसी को बोलते हैं विद्युत। तो अच्छा टर्म तो ये रहेगा कि जब चालक तार में आवेश को प्रवाहित किया जाता है, अच्छा यही वर्ड रहेगा कि जब चालक तार में आवेश को प्रवाहित किया जाता है, जब चालक तार में आवेश को प्रवाहित किया जाता है। एवरीवन से क्या लिखे, बोलिए एक बार। जब चालक तार में आवेश को प्रवाहित किया जाता है, जब चालक तार में आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पे शायद किताब में भी कुछ गलत रहे लिखा हुआ, जब चालक तार में आवेश को प्रवाहित किया जाता है, जब चालक तार में, और अगर हो सके तो आप ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन, जहाँ आवेश लिखे हैं ना वजह, क्योंकि मेनली अगर ध्यान दे तो इसमें प्रवाहित हुआ कौन, इलेक्ट्रॉन। भले हमको लगा कि अरे होने से पॉजिटिव आ गया, तो अभी यही समझाए थे कि पॉजिटिव आ नहीं गया, पॉजिटिव आ, बल्कि बोलो कि आपके अंदर से इलेक्ट्रॉन में निकल के। तो सच्चाई तो ये है कि आवेश का मतलब धन या ऋण। तो देखने में तो लगता है कि धन आ रहा है, लेकिन पूरा डिटेल में अगर पढ़ा जाए तो समझ में आता है कि धन आया या नहीं आया ये तो नहीं कह सकते हैं हम, लेकिन ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निकल के जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल के। तो धन आया सर, हाँ धन आया, लेकिन प्रोटॉन नहीं बोलेंगे। धन तो आया लेकिन प्रोटॉन, धन आया लेकिन प्रोटॉन नहीं आया, इसका क्या मतलब है? अरे इसका यही मतलब है कि धन आया लेकिन प्रोटॉन, मतलब कि आपके अंदर से इलेक्ट्रॉन चल गया, इसलिए आपके पास ऑटोमेटिक प्लस चार्ज आ गया। तो आवेश का मतलब यहाँ ध्यान रखना क्या, इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक तार में आवेश को प्रवाहित किया जाता है, ब्रैकेट में घेर के
इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक तार में आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें उपस्थित उसमें मतलब किसमें, चालक तार में, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो कि थर्मल वेलोसिटी को हिंदी में तापीय वेग, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो कि तापीय वेग से गतिशील है। तापीय वेग मतलब अनियमित तरीके से। जब किसी चालक तार में आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो कि तापीय वेग से गतिशील है उससे टकराता है और लिखा रहे हैं और आवेश के प्रवाहित होने में रुकावट उत्पन्न हो जाता है। आवेश के प्रवाहित होने में या आवेश के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न हो जाता है। आवेश के प्रवाहित होने में रुकावट उत्पन्न हो जाता है। इसी रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इसी रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इसी रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। ये डायग्राम ऐसे ही है, आपकी मर्जी, आप चाहें तो समझने के लिए लिखो, नहीं तो नहीं लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है। इसी रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, लिख लीजिए, छोटा छोटा पॉइंट है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम होता है, जिसे ओमेगा से सूचित करते हैं। जिसे ओमेगा से सूचित करते हैं। जिसे ओमेगा से सूचित करते हैं। जिसे हाँ ओमेगा इस तरह से ओमेगा ही होता है। मतलब देख लेना, बुक में देख लीजिएगा, इस तरह से रहता है। अरे क्या लिखे हैं, इसे लिख के एगो इधर है एगो इधर, ओमेगा से सूचित करते हैं। हालांकि प्रतिरोध जो बोल रहे हैं ना, उसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, आर माने रेसिस्टेंस। अब लिखिए, ऐसे तो 1 ओम हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन खैर लिख लो। एक ओम हम आगे बताएंगे। 1 ओम हम तब पढ़ाएंगे जब ओम का नियम बताएंगे, उस वक्त बताएंगे 1 ओम क्या होता है। ओम के नियम पढ़ाते वक्त बोलेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, उस वक्त 1 ओम आपको पढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल ध्यान रखना कि रेसिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं, और उसका एसआई मात्रक जो ओम है उसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। अब आइए, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, बीच में रेड पेन से लेके प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। एग्ज़ाम में रेड पेन नहीं लिखना है, यहाँ नोट्स बना रहे तो लिखिए। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। एक चीज़ तो हम अभी बता दिए थे, सोचो क्या बोले थे। एक चीज़ तो इनडायरेक्टली अभी हम बता दिए थे। चालक तार, इसमें भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, सही समझे एक चीज़ है। पहला फैक्टर जो शुरू में है वो पूरा डिटेल में हम समझा दिए, जिसको शायद नॉर्मली 10th तक के टीचर नहीं समझाते हैं सही से। जो ज़्यादा जानते हैं 12th के टीचर, वो अच्छा समझा देते हैं। इन्हें कह रहे हैं कि सबको नहीं मालूम है, करोड़ों टीचर होंगे जिनको मालूम होगा,
लेकिन 10th वाले टीचर शायद इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, जो सिर्फ 10th तक ही पढ़ाते हैं, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। कैसे? अरे अभी 5 मिनट पहले हम समझाए थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों का क्या बढ़ जाता है? थर्मल वेलोसिटी। और थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाने से उसको तो रुकावट उत्पन्न होगा। किसको? जिसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो खिसकते हुए जा रहा था, उसको तो रुकावट उत्पन्न होगा। मतलब एक चीज़ तो शुरू में समझ में आ गया कि रेसिस्टेंस और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो रेसिस्टेंस है। लेकिन ये बात तो हम तीसरे नंबर पे बोलेंगे। पहला बात जो है वो तो कुछ और है। पहला तो अपने देखना है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ए है और वहाँ छोड़ो, ए क्या बोल रहे, इलेक्ट्रॉन है, और एजा मान लो पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन को वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक, और जाहिर सी बात है कि इसको सबसे टकराते हुए जाना है। तो हम बोलेंगे कि अगर रास्ता और लंबा हो जाए, तो इसको जाने में और परेशानी होगा। ऐसे तो रुकावट मात्र इतनी सुनने हैं, अगर रास्ता और लंबा हो जाए तो इसको जाने में और ज़्यादा परेशानी होगा, मतलब और ज़्यादा। अभी तो बोलेगा कि हमको आते आते 20 इलेक्ट्रॉन टक्कर मारा, अगर लंबा हो जाएगा तो बोलेगा 50 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक बात समझ में आता है कि प्रतिरोध चालक तार के लंबाई का सीधा समानु। और इसमें क्या समझाने, तो सिंपल सी बात है कि रास्ता जितना लंबा, बिना परेशानी के भी चले ले अगर कोई बोल दे ना तो थक जाते हैं, और इसको तो बेचारा परेशानी हो रहा है। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, हिंदी में प्रतिरोध माने रुकावट उत्पन्न हो रहा है। तो अगर लंबाई ज़्यादा होगा तो रुकावट और ज़्यादा होगा। या फिर दूसरा ऑप्शन कि आप एक रास्ते चौड़ा कर दीजिए। अगर रास्ता के ज़्यादा चौड़ा कर देंगे तो सोचो, अगर इन्हें से टक्कर मारेगा तो ये इन्हें घुस के निकल जाएगा। मतलब इसको अच्छा खासा फिर जगह मिल जाएगा। तो रेसिस्टेंस जो होता है वो नहीं, एरिया के कैसन होता है। और तीसरा बात तो अभी आप देखें कि रेसिस्टेंस, टेम्परेचर का, यही 3 फैक्टर है बस। चौथा तो हो गया पदार्थ की प्रकृति, वो तो आप शुरू में लिखो चाहे लास्ट में लिखो। तो लिखिए, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। पहले नंबर में चालक तार की लंबाई, और यही समझाने के लिए हम आधा घंटा रेसिस्टेंस के ऊपर बोले। हम चालक तार की, लिखिए, चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। अरे यहाँ पर बैठे हुए 70% वैसे स्टूडेंट है जो लिख भी नहीं किया होगा, जो अभी हम बोले। मैंने 30% लिख लिए हैं, और 30% क्वेश्चन भी जो लिख लिए हैं, बाकी के पता नहीं चला होगा क्या बोले। तो जो लिखे वो बताइए क्या क्या आप लिखें। सीधा समानुपाती समझा तो शुरू में दिए। चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के लंबाई के सीधा समानु, अर्थात ऐसा आप ऐसे भी कह सकते थे कि चालक तार की लंबाई बढ़ जाने से उस चालक तार का प्रतिरोध भी, चालक तार की लंबाई घट जाने से उस चालक तार का प्रतिरोध भी उतना कहे लिखोगे। डायरेक्टली खाली इसको लिख लो ना कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब आप इंग्लिश मीडियम में है ना, तो फिर इंग्लिश मीडियम में होते तो इंग्लिश मीडियम में हम बोलते हैं कि द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
दूसरा हम बोलते हैं कि द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। फिर ही रहता है द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। मतलब हिंदी में लिखो। तीसरा नंबर, आप तो हिंदी मीडियम के हैं। हाँ, दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे? हाँ, चालक तार की मोटाई या तो चालक तार के अनुप्रस्थ काट का, अच्छा शब्द है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मोटाई भी अगर आप बोलते तो गलत नहीं है, वो भी ठीक है। मोटाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला इसका हो गया मोटाई, इसका हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट के। क्यों? क्योंकि ऐसे काट देंगे तो इसका क्षेत्रफल घटेगा या बढ़ेगा। जैसे आपको सामने से इतना दिखाई दे रहा है, काटने के बाद ज़्यादा दिखाई देगा कि कम दिखाई देगा, यही इसका अनुप्रस्थ काट है। यहाँ से काट देंगे तब भी कितना दिखा, यहाँ से काट देंगे तब भी कितना, तो यही मतलब आप कहीं से भी काट दीजिए, कहीं से भी काट दीजिए तो काटने के बाद जो क्षेत्रफल दिखाई देगा वही क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी कि बोलो सीधा सीधी मोटाई। अब जैसे मान लेते हैं कि मान लिया जाए, इसको हटा के ये वाला ले लिए। अभी दो को चीज़ देखा है, कोई देखा है, कोई देखा है, दोनों में से अपने बताओ कि ये ज़्यादा मोटा है कि ज़्यादा मोटा, ये ज़्यादा मोटा और ये वाला, मतलब कि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको यहाँ से भी अगर काट को चीज़ देंगे तो मर गया पहले भाई। देवे अगर हम यहाँ से काट दें तो भी जैसे तुमको इतना चौड़ा दिखा दे रहा है, काटे के बाद भी मतलब खाली हो जाएगा, कहने का मतलब है। लेकिन अगर सॉलिड होता, ठोस होता, तो काटने के बाद भी तुमको तो अनुप्रस्थ काट काट अनुप्रस्थ काट 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 काटे के बाद भी क्षेत्रफल एक जैसा नहीं, इसलिए बोलते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। तो आप अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बोलो या तो फिर बोलो मोटाई। लिखो चालक तार की मोटाई पर या चालक तार के अनुप्रस्थ काट के लिखेगा कि चालक तार का प्रतिरोध, उस चालक तार का प्रतिरोध, दूसरा नंबर में यहाँ लिखल है, उस चालक तार का प्रतिरोध या चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ज़्यादा अच्छा टर्म अगर बोले तो चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा नंबर में इसको लिख लेना है। तीसरा नंबर में आइए, तापमान पर चालक तार का प्रतिरोध तापमान का सीधा समानुपाती, चालक तार का प्रतिरोध तापमान का सीधा समानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध तापमान का सीधा समानुपाती होता है। और सबसे लास्ट में लिख लीजिए चालक तार की प्रकृति पर, चालक तार की प्रकृति पर। चालक तार की प्रकृति मतलब कि उसका नेचर है। प्रकृति मतलब सोना, देखे होंगे सोना कैसन रहता है। अरे यार आज तो घर लगता है छूट गया। सोना, लोहा, चांदी देखे हैं, चांदी कैसन रहता है, देख के आप समझ जाइएगा। सोना और चांदी में अंतर एकदम आसानी से आपको पता चल जाएगा। सोना पीयर और चांदी उजला, और तांबा थोड़ा सा अजीब कलर के, पीतल थोड़ा सा और अजीब कलर के, तो आपको देख के ही पता चल जाता है। यही है उसकी प्रकृति। तो चालक तार के प्रकृति पर, प्रकृति का मतलब ये उसी का गुण है, उसी का ही। जैसे कि गुण के मतलब है कि आप टोका, लोहा वाला टोका फंसाइए, और दूसरा ऑप्शन कि आप तांबा वाला टोका फंसाइए। लोहा वाला टोका और तांबा वाला टोका
आपके लिए अच्छा करंट किस में से पास हो जाएगा? तांबा वाला, लोहा वाला में से। तो ये लोहा के नेचर है और ये तांबा के, यही है प्रकृति। मतलब किसी में से चार्ज आसानी से पार हो जाता है, किसी में से चार्ज आसानी से पास, तो ये उसका गुण है। तो चौथा पॉइंट लिख लो, चालक तार की प्रकृति पर। बस चालक तार के कहानी खत्म, और कुछ नहीं लिखना है इसमें। और क्या लिखेगा? जो भिन्न भिन्न चालक तार होते हैं उसका प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होता है, लेकिन उसको प्रतिरोध नहीं बोलते हैं। उसको प्रतिरोध नहीं बोलेंगे, उसको कुछ और बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे यहाँ समझना। यहाँ जैसे कि हम एगो लिए कॉपर का तार समझने के लिए, और एगो लिए हैं आयरन का तार, आयरन का वायर, और दोनों अभी उतने लंबा है, दोनों अभी। तो प्रतिरोध ज़्यादा किस में उत्पन्न होगा, कॉपर में या आयरन में? आयरन में ज़्यादा प्रतिरोध होगा, 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 आयरन में। कॉपर में कम प्रतिरोध होगा, कॉपर में। अरे कॉपर में कम प्रतिरोध होगा, इसलिए तो घर में कॉपर के, अगर कॉपर वायर लगता है तो क्यों लगता है? क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम होने से क्या होगा? चालक तार गर्म कम होगा, ज़्यादा हीट नहीं होगा। और अगर आप लोहा के तार लगा दिए तो इतना गर्म होगा कि प्लास्टिकवा तक के ऊपर कवरवा तक के सबे पिघला देगा। अब पता चला घरे में आग लग गया, लोहा के तार ने एल्युमिनियम के तार पता चला घर में वायर कर दिया है, घरे लहरा देते। घर में जब वायरिंग होता है तो कौन से तार लगेगा? क्योंकि वो अंदर रहना है। कॉपर का तार ज़्यादा हीट नहीं होता है, कॉपर का तार ज़्यादा हीट, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस एक लिमिट में होता है, ना तो ज़्यादा होता है ना ही बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी दिक्कत है, गर्म। अब बहुत कम हो जाएगा तब भी हो जाएगा गर्म, दोनों में दिक्कत है। आप नहीं समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा टकराएगा तब भी गर्म होगा, और एकदम नहीं टकराएगा, खाली वही हन 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 पार हो रहा तब भी गर्म हो जाएगा। तो कॉपर एक ऐसा सिचुएशन है जिसका रेसिस्टेंस बीच में है, ठीक है, बीच में है, जितना हमको चाहिए। कॉपर है, आयरन है। इसी तरह से मान लेते हैं कि एक और तार ले लिए, क्या? सिल्वर, तो इसका रेसिस्टेंस अलग होगा, सबका रेसिस्टेंस। अब हम क्या किए कि कॉपर आयरन इतने रह दिए, आयरन इतने, कॉपर को बहुत लंबा कर दिए। कॉपर को उदाहरण के तौर पे मान लो कि आयरन अगर 1 मीटर का तार है तो कॉपर का तार हम कर दिए 100 न। अब बोलो रेसिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा, आयरन में कि कॉपर में? कॉपर में, क्योंकि तार कितना लंबा हो गया। मानते हैं कि रेसिस्टेंस नहीं था, लेकिन इतना लंबे हो गया ना कि 1 मीटर पे, अगर 1 मीटर पे इसमें 2 गो काटी गड़ल था, लेकिन यहाँ तो 1 मीटर में एक ही काटी था सर। नहीं सर, 1 मीटर क्या सर, इसमें तो 2 मीटर पर एगो काटी गड़ल था। आई तो 1 ही मीटर में 2 गो काटी गड़ल था। जैसे ही दौड़े लगे तो 2 गो कटिया गड़ गया, ठीक है, गड़ गया। यहाँ जब 2 मीटर चाले तो 2 मीटर पे एगो काटी गड़ा। अब 2 मीटर पे अगर एगो काटी गड़ा तो दिमाग लगा कि 1000 मीटर पे उसको काटी कई बार गड़ा होगा? 500 बार। तो ज़्यादा रेसिस्टेंस उसको आयरन में लगा या कॉपर में लगा? समझ में नहीं आया कि कॉपर अच्छा कि आयरन अच्छा? कैसे? अरे क्योंकि आप कॉपर में कई मीटर आप लंबा ले लिए हैं, और ये कई मीटर लंबा लिए हैं, ये तो नाजायज़ है। अगर आप इसका 1000 मीटर लिए तो इसमें भी कितना लीजिए? या तो अगर आप 1 मीटर लिए तो ये भी, मतलब घुमा फिरा के बोले कि ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि कौन अच्छा है। तो आप कोई भी चालक तार उठाइए, कैसनो चालक तार उठाइए, और हर एक चालक तार की लंबाई कितना लीजिए? 1 मीटर। अब 1 मीटर लिए, कहना मान लिए 1 मीटर ले लिए, अब कहना मान लिए 1 मीटर, आई इतने रह दिए। और आयरन वाला तार को 1 मीटर लंबा लिए, आयरन तार को 1 मीटर लंबा लिए, आयरन तार के लंबाई 1 मीटर लिए, आयरन तार की लंबाई, अब कॉपर के तार की लंबाई भी 1 मीटर लिए, और अब दोनों में से करंट को फ्लो करवाएं। अब बोलो किसमें ज़्यादा रुकावट उत्पन्न होगा? आयरन में। आयरन में ज़्यादा होगा, नहीं आयरन मोटा नहीं, आयरन मोटा नहीं है, आयरन मोटा नहीं है,
आयरन मोटा न कर दिए, तो इसमें अगर रुकावट उत्पन्न होगा तो इनमें से निकल के, अरे अभी नहीं बोले कि अगर एरिया बढ़ जाएगा, अगर एरिया बढ़ जाएगा, अगर एरिया बढ़ जाएगा, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध, तो आयरन में जो आप सोच रहे थे कि प्रतिरोध होगा, इसका प्रतिरोध तो एरिया बढ़ जाने के वजह से, तो समझे में नहीं आ रहा है कि, तो अभी बोले कि नहीं लंबाई के साथ साथ पे काम कीजिए कि जितना एकड़ क्षेत्रफल उतने ही, यानी वो बोले कि चालक तार की लंबाई 1 मीटर लो और साथ ही साथ 1 मीटर ही ना, ये भी ध्यान रहे, मतलब बहुत मोटा हालांकि संभव नहीं हो, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर जरूर मोटा होगा। 1 मीटर स्क्वायर समझ रहे हो, मतलब 1 मीटर, मतलब ये तो डेफिनेशन है। 1 मीटर मतलब मान लो कि यहाँ तक ये 1 मीटर है, हाँ 1 मीटर के आसपास ही 1 मीटर है। इतने लंबा और इतने चौड़ा जो तार रहेगा वही कहलाएगा 1 मीटर स्क्वायर वाला। तो उतना मोटा तार कहाँ से लाएंगे? ये तो डिफाइन किया गया है कि 1 ओम, मतलब ये ऐसे नहीं समझना, ठीक है, इतने नहीं, बहुत मोटा होता है। लेकिन मान लेते हैं हम डेफिनेशन लिखा रहे हैं तो, कि कोई भी चालक तार, चाहे वो आयरन का हो, चाहे वो सिल्वर का हो, चाहे वो कॉपर का हो, सबकी लंबाई हम कितना लिए और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना लिए, और तब देखें सब में विद्युत धारा को प्रवाहित करने के बाद कि किसमें जितना रुकावट उत्पन्न हुआ, किसमें कितना रुकावट उत्पन्न हुआ, तो हमको पता चला कि इसमें सबसे कम किसमें, चांदी में, और लोहा में सबसे ज़्यादा, लोहा में सबसे, कॉपर में कह सकते हैं कि बेचारा बीच में रह गया, ना ज़्यादा ना ही, कि बीच में रह गया। और वही जो प्रतिरोध उत्पन्न हुआ ने, उसी को हम लोग बोले रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, या बोलते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हिंदी में ही बोलेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या हुआ, फिर से समझाते हैं। किसी भी चालक तार की लंबाई, किसी भी चालक तार की लंबाई, किसी भी चालक तार की लंबाई 1 मीटर, किसी भी चालक तार की लंबाई, किसी भी चालक तार की लंबाई, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तब उस चालक तार में जितना प्रतिरोध उत्पन्न होता है वही उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता, या तो प्रतिरोधकता कहलाता। हम बोले, अब दोबारा इससे पूछ लेते हैं, जरा सामने है, नहीं बैठ ले रहो, बोलो क्या क्या बोले हम। पहले थी भरदम लजा, ये तो लजा गेलो रे, ए तू ही सब बोल, क्या बोले, अजीब है यार, कौन से खया, हाँ अब ठीक है, इधर 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 इधर, क्या बोले, इससे पूछ ले क्या बोले, ही उधर, कभी उधर कभी इधर, लेकिन इधर कभी नहीं, क्या बोले हम, अरे इधर क्या बोले हम, प्रतिरोध के कम से कम कहीं देखो, लेकिन सुनल करो। आप कहीं भी देखिए न उन्हें, क्या फर्क, सुनना जरूरी है। यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक तार में जितना प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे ही उस चालक तार की, लिखो, समझाएं ढेर, अब लिख लीजिए। अच्छा हाँ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, अभी हम आपको एक चीज़ बोलें कि यह जो रेसिस्टेंस है वो लंबाई का समीकरण फर्स्ट मान लो, और यही जो रेसिस्टेंस है वो क्षेत्रफल का व्युत्क्रमण समीकरण सेकेंड मान लो। अगर आप समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को मिला देते हैं तो कुछ ऐसा बनता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। बाद में ये समझ में आया क्या है ये वेरीजेज, क्या है ये वेरीजेज, क्या है ये वेरीजेज, यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, हिंदी में समानुपाती का साइन, समानुपात का साइन। अब इसको बराबर में बदलने के लिए जब एगो कांस्टेंट गुना किए, और जो कांस्टेंट गुना किए ना वो थोड़ा सा गोल गोल रहा और ऐसे निकल गया, इसको बोलते हैं रो, रो रो, हाँ कान,
रो कान पीठ जे करना है, रो आई एल बटा ए, यही जो रो है ना, इसी को तो हम अभी पढ़ाए थे, रेसिस्टिविटी, यही होता है रेसिस्टिविटी, यही होता है रेसिस्टिव। अब ये सब मिटाएंगे ना, क्योंकि समझाने का तरीका था हमारे, तो मिटा कैसे देंगे। इधर से आते हैं, है ना, देखना बोर्ड पे, इधर इधर ये क्या है, रेसिस्टिव, इधर ध्यान देना, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी बराबर, अरे गड़बड़ हो गया, रेसिस्टिविटी ऐसे लिखाता है, कैसे लिखाएगा, गोल गोल गोल, अरे बुतरुन बोलता है मम्मी की रोटी गोल गोल, पता नहीं क्या क्या गोल गोल, तो ठीक है गोल गोल, तो ये गोल और फिर गोल हो गया थोड़ा सा ऐसे, तो ये हो गया रो। बोलो रो बराबर क्या, रेसिस्टेंस, और ध्यान से देखो ए और बटा में एल, ये रो ही है क्या, रेसिस्टिविटी, रो ही क्या है। अब रेसिस्टिविटी एक तरह से अगर देखा जाए तो एक प्रकार का वो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी एक प्रकार का, कब तब जब एरिया कितना हो जाए, एक, लेंथ कितना हो जाए, एक। तो गौर से देखो कि रो बराबर क्या मिला आपको, आर, तो रो एक प्रकार का रेसिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी भी एक प्रकार का रेसिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी भी एक प्रकार का, लेकिन यह ऐसा रेसिस्टेंस है जो किसी खास मटेरियल का होता है, जो किसी खास, रेसिस्टिविटी किसी का बदला नहीं जा सकता है। लोहा के जो रेसिस्टिविटी है, आप लोहा को गर्म कर दीजिए, ठंडा कर दीजिए, खींच के लंबा कर दीजिए, मोटा कर दीजिए, चौड़ा कर दीजिए, उसका रेसिस्टिविटी बदलता क्या बदलेगा, तो फिर रेसिस्टेंस बदलेगा, रेसिस्टेंस बदलेगा क्या, रेसिस्टिविटी तो फिक्स है। आप तार को लंबा कर दिए 50 मीटर, ओकरा से की फर्क पड़ता है। जब रेसिस्टिविटी की हम डेफिनेशन पूछेंगे तो हमको 50 मीटर से मतलब, हमको मतलब किससे, आचार्य है, हमको मतलब है 1 मीटर से, हमको मतलब है रेसिस्टिविटी जब हम बोलेंगे तो चालक तार की लंबाई कितना और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, हमको इससे नहीं मतलब है कि चालक तार की लंबाई 50 मीटर है, तो चालक तार का बदलता क्या है, रेसिस्टिविटी फिक्स होता है। रेसिस्टिविटी एक तरह का कांस्टेंट है, रेसिस्टिविटी एक तरह का कांस्टेंट है। और अगर देखा जाए तो वह किसी भी चालक तार का एक ऐसा रेसिस्टेंस होता है, कैसा होता है, अरे आप उस चालक तार की लंबाई 1 मीटर कर दीजिए और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर कर दीजिए, जो उस चालक तार का प्रतिरोध होगा वही कहलाएगा रेसिस्टिव। हिंदी में बोले तो प्रतिरोधकता को डिनोट हम लोग किससे करते हैं, रो से। प्रतिरोधकता को डिनोट किससे करते हैं, रो से। रो बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आर, माथे फार आर होता है, आर बराबर होता है आर इंटू एल बटा, रो बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू एल बटा, गड़बड़ हो गया, आर इंटू ए बटा, बताइए रेसिस्टिविटी को डिनोट किससे करते हैं, रो से। रो बराबर क्या होता है, आर इंटू एल बटा ए, किसी, आर इंटू ए बटा ए। चालक तार का बदलता क्या है, रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस। और रेसिस्टिविटी उस चालक तार का फिक्स होता है। अगर आप गर्म कर देंगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा, तो फर्क पड़ेगा, तब फर्क पड़ेगा। लंबाई से कोई फर्क नहीं, लेकिन गर्म करने पे फर्क पड़ेगा। जैसे पहले एगो चालक तार की लंबाई 1 मीटर था, चालक तार की लंबाई, जैसे तुम लोग की उम्र छोटा है तो हो सकता है कि सब चीज़ बाउंस कर जाए, क्योंकि हम ये सब चीज़ पूरा बोलते हैं 12th में, तो उन्हें क्या हो सकता है बाउंस करे, तो उन्हें की आदत है लिखे क्या, और हमको आदत है लेक्चर देवे क्या, ISC में हमेशा लेक्चर दे रहे हैं। इससे क्या ISC में लेक्चर देते हैं तो उन्हीं के भूख रहे हैं, पूरा हम लिखा नहीं रहे हैं, ये सब तो उम्मीद में लिखावे ने पढ़का लिखा जल्दी, हम पूरा लेक्चर दे रहे हैं। इससे शुरुआत किए हैं तो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस से उसके बाद रेसिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद हम बढ़ते
यहाँ अगर रेसिस्टिविटी क्या होता है? रेसिस्टिविटी किसी भी चालक तार का गुण होता है। अगर चालक तार की लंबाई 1 मीटर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो सोचो कि अगर गर्म कर देंगे, क्योंकि डिफिनेशन में तो यही बोले हैं कि लंबाई कितना और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, और अगर गर्म कर देंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा? प्रतिरोध घटेगा ना? हाँ घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। इतना भूखे फिर भी घटेगा, गर्म करने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। इसका मतलब है कि लंबाई 1 ही मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 ही मीटर स्क्वायर, लेकिन फिर भी उसका प्रतिरोध मतलब रेसिस्टिविटी बढ़ गया। क्योंकि रेसिस्टिविटी के डेफिनेशन में साफ साफ बोले कि लंबाई 1 मीटर होना चाहिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। वही जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसी को बोले प्रतिरोध का। समझ में आया? हाँ ठीक है, लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। हम तो नहीं बदले, अगर तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ गया तो बोलो कि उसका प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता को प्रभावित कर सकता है लेकिन सिर्फ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ता है कि घटता है? अगर तापमान कम कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा या घटेगा? मतलब तापमान बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ेगा और तापमान को कम करने से प्रतिरोधकता एकदम घटेगा। एकरो में डाउट है? तापमान बढ़ाने से प्रतिरोधकता और तापमान कम करने से प्रतिरोधकता घटेगा। प्रतिरोधकता सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड ही कर रहा है, किस पर? बाकी लंबाई अब बढ़ा दीजिए, उससे कोनो फर्क उसको नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लंबाई लेगा कितना? आप उसको भले 50 मीटर तार दे दीजिए लेकिन उसमें काट लेगा कई मीटर? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल आप उसको 4 मीटर स्क्वायर दे दीजिए, वो ले लेगा कई मीटर स्क्वायर? उसको चाहिए प्रतिरोधकता के डिफिनेशन बताते वक्त कि चालक तार की लंबाई कई मीटर हो, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कितना हो। यानी कि 1 मीटर लंबे चालक तार और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो उस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसी प्रतिरोध को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। इसको डिनोट करते हैं रो से। रो बराबर फॉर्मूला क्या होता है? R × L लिखा जाएगा। अब इसका लगले एसआई मात्रक देख लो, लिखना बाद में इसका एसआई मात्रक। तो यहाँ से अगर बात करें तो रेसिस्टेंस है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? ओम। नमः शिवाय बाद में ओम। यहाँ से एरिया है ना, तो एरिया के लिए बोलेंगे मीटर स्क्वायर, और लेंथ के लिए बोलेंगे, सोचो मीटर से मीटर पार, तो बचा क्या? ओम मीटर। यानी कि रेसिस्टिविटी का एसआई मात्रक अगर कोई पूछे तो बोलो ओम मीटर। ओम नमः शिवाय ने ओम मीटर। ओम किसका एसआई मात्रक है? किसका एसआई मात्रक है? अच्छा, रेसिस्टेंस किसे कहते हैं? एक बार फिर से पीछे जाते हैं। अब बोले रेसिस्टेंस क्या होता है? अगर किसी चालक तार में आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने वाले आवेश से बार बार टकराते हैं और इस प्रकार से आवेश को प्रवाहित होने में रुकावट डालते हैं, और इस प्रकार के रुकावट को ही हम लोग, अरे कॉपी कौची देख रहे हो, हूबहू थोड़ा मिलेगा, कॉपिया देखे हम लगा ले। समझे पे ध्यान दो कि किसी भी चालक तार में अगर आवेश को प्रवाहित करते हैं तो उसमें प्रवाहित होने वाला आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिसमें कि थर्मल वेलोसिटी है उससे बार बार टकराता है और प्रवाहित होने वाला आवेश में रुकावट उत्पन्न होता है, और इस प्रकार के रुकावट को ही हम लोग प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम 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 प्रतिरोध के एसआई मात्रक ओम ओम प्रतिरोध के एसआई मात्रक डिनोट किससे करते हैं? हाँ, प्रतिरोध के एसआई मात्रक को हम लोग डिनोट ओमेगा से करते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्रतिरोध को डिनोट किससे करते हैं? आर से। आर मतलब रेसिस्टेंस, आर मतलब रेसिस्टेंस को प्रभावित करने वाला कारक बताइए। चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तापमान और चालक तार की प्रकृति। चालक तार की लंबाई के सीधा समानुपाती होता है, यानी कि अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध, और अगर क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध तापमान के। और अगला जो अभी हम भोग रहे थे इतना देरी से, उसकी प्रकृति होती है चालक तार की, मतलब चालक तार की प्रकृति अलग अलग होता है। जैसे कि चांदी एक अच्छा चालक है, सोना और भी अच्छा चालक है, लेकिन सोना ज़्यादा महंगा है, लोहा उतना अच्छा चालक नहीं है, कॉपर ठीक ठाक है, बीच में है। तो इसका हो गया क्या? प्रकृति।
ये सब के तो जान जार ले, फिर अजीब है। मने मन तो भर दब कर यार ले, छुट्टी दे ना जल्दी, फौजी बैठा के दे बार टाइम पास कर ले। हाँ, क्योंकि सच्चाई देखो ही है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में अगर सही में हम पढ़ाने लगेंगे तो लिखवे नहीं करेंगे कुछ, ये तो सिर्फ लिखते हैं आपको। लेकिन हमको इतना पावर है, इतना हमको फिजिक्स आता है कि हम बिना लिखेले भी आपको समझा देंगे। तुमको अपने आप पे, हाँ अपने आप पे भरोसा करना होगा कि हाँ भाई तुमको समझ में आता, हम समझा देंगे। हमरा अपने तो खाली चुपचाप सुनते रहो, देखते रहो और किसी के ख्यालों में खोए हुए नहीं रहो, नहीं तो और नहीं समझ में आएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आइए पॉइंट पे आते, ठीक है। ये जो पूरा चल रहा था यहाँ से होते होते, ये तो आप जानते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, दोनों को मिला दिए तो ये मिला। बराबर में बदलने के लिए जाएगा कांस्टेंट गुना करते हैं, क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट। बाद में इसी कांस्टेंट को हम बोले रो, बोले रो, और रो को ही क्या कहा जाता है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी एक तरह से देखा जाए तो रेसिस्टेंस ही है, किसी भी चालक तार का वैसा रेजिस्टेंस जब आप उस चालक तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अगर किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा उसी प्रतिरोध को हम लोग, 0.5 था 0. अरे इतना एक ही चीज़ बात 10 बार इसलिए बोल रहे हैं कि बाद में अगर आप वीडियो पर चालू करके भी छोड़ दीजिएगा ना, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको सुनते सुनते तुमको देखे के भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ सुनते सुनते वीडियो चालू करके आप अपना काम करते रहिए। घर में, खेत में, या सब्जी काट रहे हैं या सब्जी भून रहे हैं, घर में कोई भी मसाला पीस रहे हैं, तो चालू करके छोड़ दो। अगर तुमको सुन के नहीं याद हो गया ना, तो फिजिक्स के टीचर के नाम पे हम कलंक है, पूरा धब्बा है। आपको सुन सुन के याद हो जाएगा। प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो सुन के याद हो जाएगा कि अगर किसी चालक तार में हम विद्युत आवेश को या आवेश को प्रवाहित करते हैं, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जिसमें पहले से थर्मल वेलोसिटी था, वह आवेश को प्रवाहित होने में रोकता है, और इस प्रकार के जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन प्रतिरोधकता क्या है, तो अगर किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, और उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा उसे ही हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। अब प्रतिरोधकता को डिनोट किससे करते हैं, रो से। रो बराबर क्या होता है, R × L/A। रो का SI मात्रक क्या है, ओम मीटर। और चालक तार, ये जो रो है ना, किसी भी चालक तार का स्पेशल प्रॉपर्टीज लिखो, ढेर देरी हम बोले। प्रतिरोधकता इंग्लिश में बोले तो सॉरी नहीं सर रेसिस्टिविटी, वो जो हम बोल रहे हैं ना स्पेसिफिक, वो तो उसके लिए है विशिष्ट प्रतिरोध। और एक चीज़ बता दे कि प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध का लिख लीजिए। प्रतिरोधकता देखो, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो, आज भी डाटा ऑफ नहीं, आज भी डर लग रहा है कोई टपके नहीं, कैसे इतना लंबा टिक गए हम। डाटा आज हो चालू, 1 सेकेंड है तो अंतिम में जानते हो पानी फिर जाएगा अगर कोई टपक गया बीच में। तो ईमानदारी से बताइए, इतना होने के बाद अगर बीच में अगर चल गया तो कैसा लगेगा, एकदम पूरा मन कछोड़ जाएगा, एकदम लगेगा नहीं कि इतना देरी समझाएं लेकिन लिखा नहीं पाएँ। और बस उस दिन वही लगा था हमको। लिखो, अगर किसी चालक तार की लंबाई 2 घंटा की, यार फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने में कब 20 घंटा बीतता है ना हमार, इनको खुद नहीं पता चलता। इसमें हम उबेंगे नहीं, मैथ में थोड़ा सा। यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, हाँ 1 मीटर स्क्वायर हो, तो अच्छा एक जहाँ हम बोल रहे हैं वहाँ ये भी आप कह सकते थे कि इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल वाले। अच्छा पहले इसको पूरा कर दे। यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है,
उस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, हम कितना पढ़ाएं इस पे मैटर नहीं करता, हम कितना समझा दिए वो मेन मायने रखता है फिजिक्स में। तो उस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, फिर से बोले, अगर किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसी प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। या तो क्या बोलिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध या रेसिस्टिविटी। बाकी आपको यहाँ से उतारना है, लिखोगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल A, दोनों को मिला दीजिए और यहाँ पे पहुँचिए, ये पूरा लिखिए जल्दी, और यहाँ से यहाँ जल्दी आइए, यहाँ तक जल्दी पहुँचो। ये सब चीज़ तो समझाने के लिए था। यहाँ से आते यहाँ तक आकर रुकना जल्दी। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं लिखे ले, ठीक है। बाकी घर में आराम से वीडियो जाएगा ना तुम्हारे पास, उस दिन अच्छा से छापते रहना या दोबारा देख के लिखते रहना, कुछ छूट गया तो। बढ़िया। रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक, सॉरी गलती हो गया, प्रतिरोधकता के एसआई मात्रक ओम मीटर। कैसे हुआ हम समझा दिए। प्रतिरोधकता के एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। इसी के जस्ट उल्टा आता है चालकता, या तो उसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता, तो उसको भी लगले लिख लीजिए कि विशिष्ट प्रतिरोध के, या डायरेक्ट बोलो ना कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, या विशिष्ट चालकताएं लिखिएगा, विशिष्ट चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। जैसे बोल रहे, इसका एसआई मात्रक, उसमें ओम मीटर ने बोले, यहाँ बोलेंगे ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, या इसी को अगर पलटना है तो ऐसे चेंज कर दो, उल्टा कर दो और ये मीटर इनवर्स रहे दो, या तो ऐसे या तो ऐसे। ये क्या है, विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक, या तो ये वाला, और अगर ऐसे लिख दिए तो कि ओम मीटर, तो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, और ये क्या है, विशिष्ट चालकता। ये विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट, फिर से दोबारा रिपीट करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट। तकरीबन 1.5 घंटा से भी ज़्यादा हम बोले हैं, अब तुम लोग के कहेंगे बोलने के लिए। बताइए प्रतिरोध क्या है। हाँ, मतलब अपने से भी समझ के बोल सकते हो कि जब किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होती है तो उस चालक तार में उपस्थित पहले से इलेक्ट्रॉन जिसमें थर्मल वेलोसिटी है वह इलेक्ट्रॉन में प्रवाहित होने वाले आवेश से टकराता है, जिसके कारण आवेश के प्रवाह होने में रुकावट उत्पन्न होता है, और इसी रुकावट को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसे ओमेगा से नोट करते हैं, और रेसिस्टेंस को तो खैर आर बराबर अभी सूत्र नहीं बोले हैं, आगे बताएंगे अगले दिन। उसके बाद आता है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले हम 4 कारक लिखाएं, लंबाई, क्षेत्रफल और तापमान, और लंबाई के सीधा समानुपाती, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तापमान के सीधा समानुपाती, और प्रकृति तो खैर प्रकृति होता है। प्रकृति के ऊपर अगर हम आए तो फिर पता चला कि उसमें एगो गुण है जिसको बोलते हैं रेसिस्टिव। किसी चालक तार की लंबाई अगर 1 मीटर हो और उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसी प्रतिरोध को हम लोग
प्रतिरोधकता धकता कहते हैं। बोलो प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? मजाक कर रहे थे, बोलो। इतना देरी से हम भूख रहे हैं, इसका मतलब तो कतई नहीं है कि आज हम भांग खेले हैं। अजीब है, ऐसा तो एकदम नहीं है। अरे इसलिए बोलना पड़ रहा है जब में आप अंदर से एक्टिव रहें। हम ही आए, जैसे मैथ पे पढ़ाते तो उतना एक्टिव नहीं रहते, लेकिन इसमें क्या छापना है? इसमें आपको पूरा एक्टिव रहना होगा और आप अंदर से एक्टिव रहें, आपके अंदर एनर्जी हो। इसलिए हम इस तरह से फिजिक्स में एटीट्यूड रखते हैं, या फिर कोई वैसा सब्जेक्ट जिसमें हमको बोलना पड़े। जैसे ऐसा मूड तुम हमको मैथ में नहीं देखते होगे, ऐसा का मूड मैथ में नहीं रहता, केमिस्ट्री में था। हे प्रभु, हे हरिराम, तो उस बोलना है वहाँ पे। और वहाँ अगर हम मैथ नियन पढ़ाएं तो हम पढ़ा लिए, फिर वहाँ तो नहीं छाप लेते हो एजा पे। इतना देर जो बोल रहे हैं उसमें सुनना चाहिए था कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। उम्मीद करते हैं कि कम से कम तू बोल पाओगे। बोलो तो रेसिस्टिविटी के बारे में। हे प्रभु, हे हरिराम, हे जगन्नाथ, ये क्या हो गया? तेरा पूरा पढ़ाया लिखाया पानी में चल गया, पानी में डूब गया, मेरा पढ़ाया लिखा बर्बाद हो गया। इतना देर से बोले फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, जबकि उम्मीद करते बाकी की समझ में तो आया होगा। विशिष्ट प्रतिरोध बोल रहे हैं, अगर किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा, ये पक्का बैठ के हमारा घर यार तो मन एक अक्षर नहीं बोलेगी। किसी चालक तार की लंबाई, अजीब है यार। एक तो तुम बोलते नहीं हो, ऊपर से खड़ा करते हैं तब भी नहीं बोलते हो, तीसरा बैठे के बाद भी गरियाते हो। क्या करे, मास्टर तो पिस गया। अगर किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर तो उस चालक तार में जो प्रतिरोध उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब इतना बोले के बाद अगर नहीं याद हो तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा को ही हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट। और विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? ओम मीटर। और विशिष्ट चालकता की एसआई मात्रा क्या होता है? ओम इनवर्स मीटर। 1 घंटा 42 मिनट 25 सेकेंड। कहानी खत्म, फिर अगले दिन।